हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ मिस्टर फीलिंग्स। आज हम जानेंगे कि डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या है, बट इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये कंसेप्ट कैसे आया। आप तो जानते ही हैं कि लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है और वेव के पास एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को हम ई बोलते हैं या फिर कह लीजिए ई से डिनोट करते हैं। अब आइंस्टीन के E=mc² के अनुसार एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और सिमिलरली मास को एनर्जी के फॉर्म में। जब एक वेव को कॉम्पैक्ट करेंगे तो मास के फॉर्म में बदल जाएगा, यानी कि वेव की एनर्जी जिसे ई से डिनोट कर रहे थे वो एनर्जी मास में बदल गया। तो हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अपना वेव नेचर शो कर रहा था, कॉम्पैक्ट करने के बाद वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। सिमिलरली एक मटेरियल पार्टिकल तो पार्टिकल नेचर शो करता ही है, इसे वेव नेचर भी शो करना चाहिए। तो वही वेव नेचर शो करने के लिए डी ब्रोगली कंसेप्ट आया। तो आप समझते हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट। डी ब्रोगली को लिखते तो डी ब्रोगली हैं, लेकिन वैसे पढ़ते हैं डी ब्रॉय। तो डी ब्रॉय कंसेप्ट क्या है कि एनी मटेरियल पार्टिकल whatever its nature, either charged particle or not in motion is equivalent to a wave। तो इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि कोई मटेरियल पार्टिकल अगर मोशन में है तो वो एक वेव के इक्विवेलेंट है। अब जब एक वेव है तो उसका एक वेवलेंथ भी होगा, तो उस वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा डी से, या फिर आप अपने अनुसार लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा डी इज इक्वल टू एच बाई मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, और के है उस वेव का प्रोपोगेशन वेक्टर, जिसे 2π/λ इंटू एन कैप लिखते हैं। तो ये लैम्डा, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ ही है। लैम्डा लिखिए या फिर लैम्डा डी लिख लीजिए। और एन कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। आप ध्यान रखिएगा, जब पार्टिकल मोशन में होगा तभी वो एक वेव के इक्विवेलेंट होगा। अगर रेस्ट में होगा तो वे एक वेव के इक्विवेलेंट नहीं होगा। यानी कि जब पार्टिकल रेस्ट में है तो वो सिर्फ पार्टिकल नेचर शो करेगा, वो वेव नेचर नहीं शो करेगा। वेव नेचर नहीं शो करना मीन्स वो एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। यानी कि जब पार्टिकल रेस्ट में है तो ये तो पक्का है कि वो सिर्फ पार्टिकल नेचर शो करेगा, और जब पार्टिकल मोशन में होगा तो वो एक वेव के इक्विवेलेंट होगा। उस वेव का वेवलेंथ लैम्डा डी, यानी कि डी ब्रॉय वेवलेंथ, अगर उसके साइज से बहुत छोटा हो तब भी हम बोलेंगे कि वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। उसका वेवलेंथ तो होगा लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेबल नहीं होगा। अगर डी ब्रॉय वेवलेंथ उसके साइज के कंपेरेबल हो जाए तो उसका डी ब्रॉय वेवलेंथ डिटेक्टेबल होगा एक्सपेरिमेंटली। अब देखते हैं कुछ पॉइंट रिगार्डिंग डी ब्रॉय वेवलेंथ। अगर पार्टिकल का रेस्ट मास m है और काइनेटिक एनर्जी k है, तो k को अगर हम लिखते हैं p²/2m, तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक होता है रिलेशन। तो यहाँ से हम p कैलकुलेट कर सकते हैं √2mk। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ हो जाएगा h/p इज इक्वल टू h/√2mk। के है काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो लैम्डा डी इक्वल टू h/√2mk है, ये नॉन रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ है, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी का ये नॉन रिलेटिविस्टिक रिलेशन यूज किए हैं। अब देखते हैं कि अगर किसी पार्टिकल का रेस्ट मास m0 हो और काइनेटिक एनर्जी k रख रहा हो, तब उसका मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कैसे पहचानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक। तो जब काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल के रेस्ट मास एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा तो वो उसको रिलेटिविस्टिक केस बोलेंगे, और जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ही छोटा होगा उसके रेस्ट मास एनर्जी से, वो तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस होगा। तो ये एक्सप्रेशन है, किसी पार्टिकल का टोटल एनर्जी ई है तो उसको लिख सकते हैं √p² c² + m0² c⁴। p है उसका मोमेंटम उस पार्टिकल का, ये इक्विवेलेंट है उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस उसके रेस्ट मास एनर्जी के बराबर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे कैलकुलेशन करने के बाद हम उस पार्टिकल का यहाँ से मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोमेंटम का हमें
ये वैल्यू मिल गया। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ इक्वल टू एच बाई पी कर देंगे, तो पी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो ये जो एक्सप्रेशन है मोमेंटम का वो रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो जब मोमेंटम की इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें डी ब्रॉय वेवलेंथ रिलेटिविस्टिक आएगा। अब देखते हैं चार्ज पार्टिकल के लिए कैसे डी ब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। फॉर ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू रेस्ट मास एम नॉट आइसोलेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं क्यू इंटू वी, जो कि नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन है। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा नॉन रिलेटिविस्टिक को लिखेंगे एच बाई पी, पी को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखेंगे रूट टू एम के, एम है एम नॉट और के को लिख देंगे क्यू इंटू वी। तो वैल्यू हो जा रहा है एच बाई रूट टू क्यू वी एम नॉट। एम नॉट इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास हो तो वैल्यू हो जाएगा रूट 150 डिवाइड बाई वी एंगस्ट्रॉम। इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू होगा जो 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो ये एक्सप्रेशन हम याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉय वेवलेंथ होता है इतना नॉन रिलेटिविस्टिक केस में। तो ये भी है पोटेंशियल डिफरेंस, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू देगा हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से। अब यूज करते हैं रिलेटिविस्टिक केस काइनेटिक एनर्जी का क्यू इंटू वी, सेम एक्सप्रेशन होता है नॉन रिलेटिविस्टिक केस में भी वही होता है। तो यहाँ से जब पुट करेंगे वैल्यू लैम्डा एच बाई पी, पी को जो हम तो पी का जो ये एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, इसको हम पुट करेंगे के का वैल्यू वहाँ क्यू इंटू वी पुट करेंगे, या फिर आप इस रिलेशन को याद रखिए रिलेटिविस्टिक केस के लिए। तो यहाँ पर बस हमें के का वैल्यू क्यू इंटू वी पुट करना होगा, एच सी अपॉन रूट में के इंटू के प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ हो जाएगा एच सी, कितना वैल्यू हो जाएगा। फिर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 2 एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा एस सी अपॉन रूट 2 क्यू वी एम नॉट सी स्क्वायर 1 प्लस क्यू वी अपॉन 2 एम नॉट सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक दोनों के लिए तो सेम है, जिसको हम क्यू इंटू वी लिखते हैं। तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये रिलेटिविस्टिक केस है कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। तो जब क्यू इंटू वी बहुत छोटा होगा एम नॉट सी स्क्वायर से तो वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस होगा, और क्यू इंटू वी जब एम नॉट सी स्क्वायर के कंपेरेबल होगा तो रिलेटिविस्टिक केस हो जाएगा। यहाँ पर अगर क्यू इंटू वी अगर बहुत छोटा हो एम नॉट सी स्क्वायर से तो ये देखेंगे एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन नॉन रिलेटिविस्टिक केस वाला हमें मिल जाएगा, ये वाला केस। सिमिलरली हम किसी अदर चार्ज पार्टिकल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ रिलेटिविस्टिक केस में भी और नॉन रिलेटिविस्टिक केस में भी। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन के लिए तो जहाँ जहाँ एम नॉट है, जैसे यहाँ है यहाँ, तो उसकी जगह हम एम नॉट की जगह हमें प्रोटॉन का मास रखना होगा, प्रोटॉन का रेस्ट मास। और यहाँ पर चार्ज भी प्रोटॉन का। प्रोटॉन के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए डी ब्रॉय वेवलेंथ लिख देता हूँ। वो वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन के लिए और ये वैल्यू होता है प्रोटॉन के लिए। तो अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल हो तो उसके लिए ये यहाँ क्यू का वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो न्यूट्रल पार्टिकल के लिए ये डी ब्रॉय वेवलेंथ हम यूज नहीं करेंगे। न्यूट्रल पार्टिकल के लिए मोमेंटम का एक्सप्रेशन रूट 2m के नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए यूज करेंगे, और रिलेटिविस्टिक केस के लिए मोमेंटम का एक्सप्रेशन ये यूज कर लेंगे। अब देखते हैं गैसियस मॉलिक्यूल के लिए डी ब्रॉय वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉय वेव एसोसिएटेड विथ ए मटेरियल पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट एंड इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए काइनेटिक एनर्जी एवरेज का वैल्यू होता है 3/2 kVT। kV है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो लैम्डा एवरेज
या फिर एवरेज डी ब्रॉय वेवलेंथ का वैल्यू होगा h/√2 km। के का वैल्यू काइनेटिक एनर्जी जो है वो पुट करेंगे 3/2 kVt, वैल्यू हो जाएगा h/√3 m0 kVt। सिमिलरली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है 2/2 kVt और 1 डिग्री के लिए 1/2 kVt। मतलब कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर हाफ kVt होता है। एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूशन, इसलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी को 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए लिखते हैं हाफ kVt और 2 डिग्री के लिए 2/2 kVt और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3/2 kVt। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kVt ऐड हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kVt प्लस हाफ kVt। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, ये वैल्यू जब पुट करेंगे इसमें तो इतना वैल्यू आएगा, और हाफ kVt 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो डी ब्रॉय वेवलेंथ एवरेज ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये था हमारा डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड सारा डिस्कशन कि जब पार्टिकल मोशन में होगा तो उसके इक्विवेलेंट एक वेव होगा, उस वेव को हम मैटर वेव भी बोलते हैं या डी ब्रॉय वेव भी बोल सकते हैं। थैंक यू।